अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और पिछले 2 लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंक्लूड करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 8.24 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8.8 चैप्टर नंबर का। स्टूडेंट्स देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है। 2 कार्स P एंड Q, 2 कारें हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से एक कार का नाम P रख दिया है, एक का नाम Q रख दिया है, एंड ट्रैवलिंग अलोंग अ मोटरवे इन द सेम डायरेक्शन। दोनों कार्स हैं, मोटरवे पे ट्रैवल कर रही हैं और दोनों की डायरेक्शंस सेम है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इन कार्स को ड्रॉ कर लेते हैं। एक कार ये है स्टूडेंट्स, और एक कार इससे कुछ फासले पे हम और ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप इन बॉक्सेस को समझें कि ये 2 कार्स हैं जो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ये कार भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और ये सेकंड कार भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। द लीडिंग कार P, जो लीडिंग कार है यानी जो आगे जा रही है वो कार P है। तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग नाम दे देते हैं P का। तो ये जो कार पीछे वाली होगी इसे हम लोग नाम दे देंगे Q का। लीडिंग कार P travels at a steady speed of 12 मीटर पर सेकेंड। ये जो कार है स्टूडेंट्स, ये ट्रैवल कर रही है 12 मीटर पर सेकेंड से। और स्टूडेंट्स अगर ये 12 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है, द अदर कार Q ट्रैवलिंग एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और जो पीछे वाली कार है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। और स्टूडेंट्स बताया गया है स्टेडी स्पीड है, मतलब चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ये ट्रैवल कर रही हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर। साउंड्स इट्स हॉर्न टू एमिट अ स्टेडी नोट। अब जो पीछे वाली कार है जिसे हमने Q का नाम दिया हुआ है, ये हॉर्न बजाती है और उस हॉर्न से जो साउंड है वो P तक पहुंचता है। जब ये हॉर्न बजाएगी तो इस तरह साउंड की वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करते करते हमारे इस P तक पहुंचेंगी और P में जो ड्राइवर होगा वो उसे सुनेगा। Sound its horn to emit a steady note which P's driver estimates has a frequency of 830 Hz। तो P का ड्राइवर जो यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है वो एस्टिमेट करता है कि जो फ्रीक्वेंसी उसने साउंड की सुनी है उसे हम F प्राइम का नाम दे देते हैं, और उसने इसे एस्टिमेट किया है कि वो कितनी है, वो 830 हर्ट्स है। 830 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी उसने ये इमेजिन किया, सपोज किया कि वो जो सुन रहा है वो 830 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है जो उसने सुनी है। अब पूछा क्या जा रहा है, व्हाट फ्रीक्वेंसी डज क्यूज ओन ड्राइवर हेयर। क्यू का अपना ही ड्राइवर जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी को सुनेगा ये हमने बताना है, यानी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट हुई है हमें उस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि 2 कारें हैं और एक ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही हैं। पीछे वाले कार की स्पीड आगे वाले कार की स्पीड से ज़्यादा है और पीछे वाली कार का ड्राइवर जो है वो हॉर्न बजाता है और आगे वाली कार का ड्राइवर उस हॉर्न को सुनता है, और जब वो सुनता है तो उसको लगता है कि फ्रीक्वेंसी जो वो सुन रहा है वो 830 हर्ट्ज़ की है। तो आपने ये बताना है कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जो जनरेट हुई है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये एक स्पेशल केस बन रहा है जिसमें हमारा जो सोर्स ऑफ साउंड है वो ट्रैवल कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, जबकि ऑब्जर्वर भी आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हम इसके डेटा को यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा क्या है वो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे बताई गई है वो है स्पीड्स ऑफ कार। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड ऑफ
p, जो स्पीड ऑफ p है हम उसे नाम दे देते हैं यहाँ पे u p का, और इसकी वैल्यू हमें पता है ये है 12 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा हमें स्टूडेंट्स पता है स्पीड ऑफ q का, और स्पीड ऑफ q को हम लोग नाम दे देते हैं u और q, और इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स हमें पता है ये है 20 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर ही, स्पीड ऑफ साउंड इसे हम लोग v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है। और फिर जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है जो हमारे p के ड्राइवर ने सुनी है वो भी गिवन है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमने उस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया है f प्राइम का, वो गिवन है जो कि है 830 हर्ट्स की। और स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। टू फाइंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के साथ, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और आगे चलते हैं और फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं सबसे पहले कैलकुलेशंस की तरफ। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ तो हम लोगों ने सीखी थी डॉपलर इफ़ेक्ट के अंदर। 4 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास एक स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड हो और ऑब्जर्वर उस सोर्स की तरफ मूव करे या उस सोर्स से अवे मूव करे, या अगर हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो तो हमारा जो सोर्स ऑफ साउंड है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे या उस ऑब्जर्वर से अवे मूव करे। लेकिन ये जो केस हमें नज़र आ रहा है इसमें ये चारों केसेस में से अपेरेंटली कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा सोर्स जो है वो भी मूव कर रहा है और इसमें जो हमारा ऑब्जर्वर है वो भी मूव कर रहा है। तो इस तरह का अगर कोई केस आ जाए तो फिर हम उसे किस तरह से ट्रीट करेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग अपनी छोटी क्लासेस से ही ये चीज़ पढ़ते आए हैं कि हर एक चीज़ जो है हमारी इस यूनिवर्स के अंदर वो उसकी रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो उसकी मोशन या उसकी रेस्ट की स्टेट एब्सोल्यूट नहीं होती। अब अगर हम इस p की बात करें तो हमारा p जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव तो कर रहा है और हमारा q भी आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम इनकी स्पीड्स को देखें तो ये कम स्पीड से मूव कर रहा है और पीछे वाला q ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए अगर आप इमेजिन करें और इस तरह से देखें कि Q हमारे P की तरफ कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। अगर हम इस वक्त देखते हैं तो P 12 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है और Q भी उसी की डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा है और Q की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट्स अगर हम अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि Q P की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है और हम अगर उसका आंसर ये दें कि Q P की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो स्टूडेंट्स ये आंसर तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर Q 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव कर रहा है तो P भी तो 12 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो Q जब P की तरफ जा रहा होगा तो P भी आगे की तरफ जा रहा होगा, इसलिए Q हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड से P की तरफ नहीं बढ़ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होता है, अब इस केस में हम रिलेटिव स्पीड्स निकालते हैं, यानी हम इस केस में भी रिलेटिव स्पीड ही निकालेंगे। हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा Q P की तरफ जा रहा है
और अगर हम इसकी रिलेटिव स्पीड निकालें तो हम ये कहेंगे कि क्यू पी की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, वो कैसे हम कर सकते हैं? उस रिलेटिव स्पीड को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, रिलेटिव स्पीड। अब स्टूडेंट्स, अगर रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो हम हमेशा रिलेटिव स्पीड को निकालते हैं दो स्पीड्स का डिफरेंस निकाल के। जैसे अगर रिलेटिव स्पीड को मैं यहाँ पे यूएस का नाम दे दूँ, अभी स्टूडेंट्स मैं समझाता भी हूँ कि ये यूएस कैसे आया। तो स्टूडेंट्स, यूएस को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये इक्वल है यू क्यू माइनस यू पी के। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया कि यू क्यू की स्पीड में से यू पी की स्पीड को माइनस कर दिया। अगर यू क्यू की स्पीड की बात करें तो वो 20 है और यू पी की स्पीड जो है वो 12 है। अगर हम इन्हें माइनस करते हैं तो हमारे पास यू एस आ जाता है 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ गई, और ये यू एस क्यों लिखा है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं भी आपको समझाता हूँ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन जो पीछे वाली कार है, क्योंकि उसकी स्पीड आगे वाली कार की स्पीड से ज़्यादा थी। और कितनी ज़्यादा थी? अगर हम देखें कि दोनों कारें, लेट्स सपोज समझने के लिए कि पीछे वाली कार भी 12 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रही होती, तो क्या स्टूडेंट्स, अगर दोनों कार्स 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होती तो क्या इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होना था? बिल्कुल भी नहीं। दोनों कार्स एक जितनी स्पीड से अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो उनके दरमियान फासला कम नहीं होना था। और अगर मैं ये कहता क्या पीछे वाली कार आगे वाली कार की तरफ बढ़ रही है, तो हमारा आंसर होता बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही, इनका फासला चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम पीछे वाले कार की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दें, यानी अगर आगे वाली 12 मीटर पर सेकंड से जा रही है और पीछे वाली 13 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 और 12 तो बैलेंस हो गए, और जो 1 मीटर थी वो पीछे वाले की एक्स्ट्रा स्पीड थी जिससे वो आगे वाले की तरफ बढ़ रही थी। तो वही केस यहाँ पे नज़र आता है। अगर हम पीछे वाले की स्पीड को देखें, वो 20 मीटर पर सेकंड है और आगे वाले की 12 है, तो 12 तो 20 का उसने बैलेंस कर दिया। जो रिमेनिंग 8 मीटर पर सेकंड था, ये वो स्पीड है जिससे हमारा पीछे वाली कार आगे वाली कार का पीछा कर रही है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये कह सकते हैं फिर कि जो पीछे वाली कार है वो आगे वाली कार की तरफ रिलेटिव स्पीड जो कि 8 मीटर पर सेकंड है उससे बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस चीज़ को हम कंसीडर करें तो हमने जो वेलोसिटी थी, जो स्पीड थी p, उसको तो प्रैक्टिकली हज़फ कर दिया, प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया। तो इस केस में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा p अगर रेस्ट की स्टेट में हो तो हमारा जो q है विद रिस्पेक्ट टू p, अगर q के रिस्पेक्ट से रेस्ट की स्टेट में हो तो हमारा q जो है वो p की तरफ 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। यानी हमारे पास ये एक ऐसा केस बन सकता है कि जिसमें सोर्स हमारा मूव कर रहा हो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, यानी ऑब्जर्वर स्टेशनरी और सोर्स उस ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है विद 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, फिर इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वी नो दैट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, जो चेंज हो रही होती है फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है हमारे पास यू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस यू एस, जो सोर्स उसकी तरफ मूव कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय एफ। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के अंदर एफ प्राइम तो हमें पता है ये वो पेरेंट फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ तक पहुँची थी। तो अगर हमने एफ फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ से एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? हम अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और फिर अगर f की वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो कुछ इस तरह से आएगी। ये v माइनस यू एस डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा v माइनस यू एस, और v मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके
डिवाइड हो जाएगा, इस तरह का हमारे पास रिलेशन बनेगा और ये एफ प्राइम उसी तरह से वहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास एफ किसके बराबर आएगा, v की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। v हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है जिसकी वैल्यू है 340, इसमें से हम लोगों को माइनस करना है us, और us की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 8। और स्टूडेंट्स फिर हम इसको डिवाइड करेंगे v के साथ यानी 340 के साथ, और f प्राइम के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो f प्राइम हमारे पास है वो है यहाँ पे 830, और जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमें f की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है जो कि बनती है हमारे पास 810.47 हर्ट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे ऑब्जर्वर ने सुनी थी वो थी 830 हर्ट्स, लेकिन जो जनरेट हुई वो थी 810 हर्ट्स, यानी जो फ्रीक्वेंसी वो सुन रहा है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो हमने डॉपलर इफ़ेक्ट में यही पढ़ा था कि अगर आपका सोर्स ऑफ साउंड किसी ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी उसने सुनी थी वो 830 थी, इंक्रीज़ हो गई थी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 810 हर्ट्ज़ के बराबर थी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अ ट्रेन साउंड्स इट्स हॉर्न बिफोर इट सेट्स ऑफ फ्रॉम द स्टेशन। एक ट्रेन है स्टूडेंट्स जो एक स्टेशन पे खड़ी हुई है और चलने से पहले अपना हॉर्न बजाती है। ये स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास ट्रेन है और चलने से पहले ये हॉर्न बजाती है। एन ऑब्जर्वर वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एस्टिमेट्स इट्स फ्रीक्वेंसी एट 1200 हर्ट्ज। और एक यहाँ पे लेट्स सपोज स्टूडेंट्स एक ऑब्जर्वर मौजूद है और वो ऑब्जर्वर इसकी फ्रीक्वेंसी को सुनता है और एस्टिमेट करता है 1200 हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स देखिए इस वक्त ट्रेन भी स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है, इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और रिलेटिव मोशन ना होने का मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट होगी ये वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सुनेगा भी। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको यहाँ पे लिखें गिवन डेटा की फॉर्म में, तो स्टूडेंट्स ये जो फ्रीक्वेंसी इसने एस्टिमेट की है ये असल में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। तो ये स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और इसे हम लोग स्मॉल f के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स ये है 1200 हर्ट्स, इतनी फ्रीक्वेंसी है जो ओरिजिनली यहाँ पे जनरेट हुई है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ, द ट्रेन देन मूव्स ऑफ, और ट्रेन फिर आगे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है और एंड एक्सेलरेट्स स्टेडीली, और फिर कांस्टेंट एक्सेलरेट्स स्टेडीली का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। और स्टूडेंट्स 50 सेकेंड्स आफ्टर डिपार्चर, और मूव करने के बाद 50 सेकेंड्स के बाद द ड्राइवर साउंड्स द हॉर्न अगेन। अब ट्रेन आगे की तरफ जा रही है और मूव कर रही है और मूव करते करते वो दोबारा से स्टूडेंट्स हॉर्न बजाती है। एंड द प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द फ्रीक्वेंसी एज 1140 हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी उसने ऑब्जर्व की है हम इसे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, और अब ये फ्रीक्वेंसी पहले से कम है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अब जो ऑब्जर्व की गई है उसे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और एफ प्राइम का नाम दे देते हैं, और इसकी वैल्यू हमें बता दी गई है, इस वक्त है 1140 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुना गया है।
और टाइम कितना लगा वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। टाइम जो लगा है वो t है और t इज़ 50 सेकेंड्स इस केस में। और एक और चीज़ भी स्टूडेंट्स हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड, जिसे हम लोग v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस केस में है 340 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है। अब आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ट्रेन स्पीड 50 सेकेंड्स आफ्टर द डिपार्चर। तो स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करके दें आफ्टर द डिपार्चर। अब ट्रेन यहाँ पे चूंकि साउंड का सोर्स है तो इसका मतलब है ये हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स। और स्पीड ऑफ सोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं यू एस के साथ। तो स्टूडेंट्स हमें यू एस की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। और उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। और स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस के साथ, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास गिवन डेटा और उसमें टू फाइंड। अब स्टूडेंट्स हम इसकी चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। और इस क्वेश्चन को थोड़ा और बेहतर अंदाज में हम लोग समझते हैं। अब स्टूडेंट्स जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये एक्सेलरेट कर रहा था। अब ये जो केस है ये डॉपलर इफेक्ट का वो केस है जिसमें ट्रेन जब आगे की तरफ गई तो ये मूव कर रही थी और इसने मूव करते करते ही हॉर्न बजाया। तो जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी था और जो सोर्स है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट when source moves away from stationary observer, तो स्टूडेंट्स जब हमारा सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अवे मूव करता है तो उस वक़्त हमारे पास जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ प्राइम, ये इक्वल होता है हमारे पास v डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होता है f के साथ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसे और वैल्यू फाइंड आउट करनी है यू एस की। पुटिंग द वैल्यूज हम वैल्यूज़ इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं। हमारे पास f प्राइम गिवन है जिसकी वैल्यू है 1140, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। v जो है स्टूडेंट्स हमें इसकी वैल्यू भी पता है, ये 340 है, हमने ये वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दी। डिनोमिनेटर में भी 340 ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की और साथ में हमारे पास आ गया us और ये मल्टीप्लाई हो रहा है f के साथ, और f की वैल्यू भी स्टूडेंट्स हमें पता है जो कि है 1200। अब स्टूडेंट्स हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने का मतलब ये है कि यू एस को हम एक तरफ करेंगे और बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले फैक्टर को इधर ले आते हैं। हम इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा
340 प्लस US, और स्टूडेंट्स ये इक्वल आ जाएगा 340 मल्टीप्लाइड बाय 1200, और ये जो 1140 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस तरफ आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक रिलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो 340 प्लस US इज़ इक्वल टू 340 मल्टीप्लाइड बाई 1200 एंड डिवाइडेड बाय 1140। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आता है, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 357.89। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग US की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आ जाएगी 357.89 माइनस 340। तो स्टूडेंट्स US की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिलेगी, इसको माइनस करने के बाद वो हमारे पास आएगी 17.89 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने पहली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये वो स्पीड है जिस स्पीड से हमारा सोर्स ऑफ साउंड यानी कि ट्रेन मूव कर रही है प्लेटफॉर्म से आगे 50 सेकंड्स के बाद। अब स्टूडेंट्स अगली चीज़ जो पूछी गई है वो ये है कि जब 50 सेकंड्स गुजर चुके होंगे तो उस वक्त तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा। अब स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट हम जानते हैं कि अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है S इज़ इक्वल टू V यहाँ पे एवरेज होती है मल्टीप्लाइड बाय T। तो S इज़ इक्वल टू V एवरेज इंटू T। स्टूडेंट्स ये फार्मूला हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में भी सीखा था और हमें पता है कि ये फार्मूला हम सिर्फ उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हमें उसकी एवरेज स्पीड पता हो या वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। स्टूडेंट्स अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो हम फिर इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारा जो S है यानी ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर आएगा, एवरेज जो है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा कि S इज़ इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2। हम इस तरह से एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय T आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हमारी ट्रेन इनिशियली रेस्ट पे थी, तो रेस्ट पे होने का मतलब है कि इनिशियल स्पीड हमारी यहाँ पे 0 थी, और स्टूडेंट्स जो फाइनल स्पीड है वो तो उस वक़्त हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, वो तो US के बराबर है। तो स्टूडेंट्स VF हमारे पास इस केस में वो इक्वल है हमारी सोर्स की स्पीड के, यानी कि वो US है। तो स्टूडेंट्स फिर ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो S हमारे पास क्या आएगा, S हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि VI की जगह हम लोग लगाएंगे 0 प्लस VF की जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे 17.89 और इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम लोग 2 के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको टाइम के साथ। और टाइम स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है वो था 50 सेकेंड्स, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 50। और जब हम इस पूरे को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसको सॉल्व करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं और वो डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आती है 448 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिस्टेंस हमारे इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया था यहाँ पे मूव करते करते वो 448 मीटर्स का डिस्टेंस था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल है 8.10. The absorption spectrum of faint galaxy is measured and the wavelength of one of the lines identified as the calcium alpha line is found to be 478 nanometer. The same line has a wavelength
of 397 nanometer when measured in laboratory. Is the galaxy moving towards or away from the earth? Calculate the speed of galaxy relative to earth. स्टूडेंट्स डाटा यहाँ पे लिखते हैं और न्यूमेरिकल को ज़रा समझते हैं. स्टूडेंट्स क्या है कि हमें जो डाटा गिवन है सबसे पहले वो लिख रहे हैं. स्टूडेंट्स क्या बताया गया कि द वेवलेंथ ऑफ वन ऑफ द लाइंस आइडेंटिफाइड एज द कैल्शियम अल्फा लाइन इज़ फाउंड टू बी 478 नैनोमीटर. फ्रेंड्स एक गैलेक्सी है जो हमसे बहुत दूर फासले पे मौजूद है और वहाँ से लाइट हम तक पहुँच रही है. और जब लाइट हम तक पहुँचती है और उस पहुँचने वाली लाइट में एक स्पेसिफिक लाइट जो कि कैल्शियम अल्फ़ा लाइन कहला रही है, जब हम उसको अपने स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो हमें जो उसकी वेवलेंथ नज़र आती है वो 478 नैनोमीटर की वेवलेंथ है. और उसको उसी वेवलेंथ को जब हम लेबॉरेटरी में देखते हैं असल में कैल्शियम अल्फ़ा लाइन को तो वो 397 नैनोमीटर के बराबर है. तो स्टूडेंट्स दो हमें चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो मिल रही हैं. ओरिजिनल वेवलेंथ जो हमने लेबॉरेटरी में मेजर की थी सबसे पहले वो लिख लेते हैं. ओरिजिनल वेवलेंथ, जो ओरिजिनल वेवलेंथ है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ. और ये वो है जो हम लोगों ने लेबॉर्ट्री में मेजर की जिसकी वैल्यू है 397 नैनोमीटर. ये हमारे पास ओरिजिनल वेवलेंथ है. अब जो हमारे पास कैल्शियम अल्फ़ा लाइन आ रही है अगर हम उसकी वेवलेंथ की बात करें वो तो है 478 नैनोमीटर. ये है हमारे पास अपेरेंट वेवलेंथ. अपेरेंट वेवलेंथ और इसे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं लैम्डा प्राइम के साथ. और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है 478 नैनोमीटर. ये हमारे पास अपेरेंट वेवलेंथ जो है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दी. अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ भी हमें गिवन है जो कि है स्पीड ऑफ लाइट. तो हम लोग यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी लिख लेते हैं. स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है हम उसे c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है हमें इसमें. फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स? फाइंड आउट सबसे पहले करना है इज़ द गैलेक्सी मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द अर्थ. ये पहली चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा पहली चीज़ जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं इज़ द गैलेक्सी मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द अर्थ. एक तो चीज़ ये हो गई स्टूडेंट्स. सेकंड जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है वो भी लिख लेते हैं. क्या? स्पीड, रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड ये स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करनी है बिटवीन अर्थ एंड द गैलेक्सी. ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. अब इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? और स्टूडेंट्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें इससे डॉपलर इफ़ेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलने वाली है. तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं सबसे पहले.
स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि डॉपलर इफ़ेक्ट हमें कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी का पता हो, रियल और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का, तो हम इन फ्रीक्वेंसीज़ के रिलेशन से ये बता सकते हैं कि हमारे कोई दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी क्लास में ये चीज़ सीखी थी रेगुलर लेक्चर में कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बी, और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे किसी भी मीन्स के थ्रू, यानी ऐसे भी हो सकता है कि ए बी की तरफ जा रहा हो या बी ए की तरफ जा रहा हो या दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हो, देखना सिर्फ ये है कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि इन दोनों के दरमियान फासला डिक्रीज हो रहा है, फासला कम हो रहा है। तो अगर इनके दरमियान फासला कम हो रहा होगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ये दोनों सुन रहे होंगे वो फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा होगा इनके दरमियान में से तो फिर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये एक टेस्ट है जिस टेस्ट से हम बता सकते हैं कि कोई से दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें वेवलेंथ पता है, तो हम उस वेवलेंथ को यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? वी नो दैट हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान एक रिलेशन होता है। हम लोगों ने सीखा था कि v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, इसके बराबर होता है। और स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से हम लोग f कैलकुलेट करना चाहें तो f हमारे पास बराबर आता है v डिवाइडेड बाय लेमडा के। और अगर ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की बात की जा रही हो तो हम इसको f इज़ इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लेमडा इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इस चीज़ को हम लोग देखें तो हम लोग एक्चुअल और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? कि अगर हम ये देखें, ये हमारे पास ओरिजिनल वेवलेंथ है और ये हमारे पास अपेरेंट वेवलेंथ है। तो इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम ओरिजिनल और अपेरेंट दोनों को फाइंड आउट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। इधर से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, अब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, f इज़ इक्वल टू सी, और c की वैल्यू हमें पता है 3.0 इंटू 10⁻⁸ और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे लेमडा के साथ, और ओरिजिनल लेमडा जो है वो हमारे पास है 397। और स्टूडेंट्स, ये नैनोमीटर्स में दिया हुआ है, हमें क्योंकि इसे मीटर्स में कन्वर्ट करके लिखना है तो हमें पता है कि 1 मीटर जो है वो 10⁻⁹ नैनोमीटर्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें 10⁻⁹ लगा देंगे। 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर्स होते हैं, तो हम इसको -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी जब हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास आती है 7.56 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमें। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास ओरिजिनल है। अब इसी को अगर हम आगे लेके चलें और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व करें तो हमारा फॉर्मूला यही रहेगा। अब हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम, और एफ प्राइम किसके इक्वल आएगा? सी। इसी तरह से, लेकिन लेमडा की जगह लेमडा प्राइम की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, 3.0 इंटू 10⁻⁸ और इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 478 इंटू 10⁻⁻⁹, क्योंकि इसे भी हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब f प्राइम की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6.28 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, अब इन दो रिलेशंस को अगर हम लोग गौर से देखें, हमने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी
और हम लोगों ने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इन दोनों को फाइंड आउट कर लिया। इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं और इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं, तो हम 1 और 2 को देखते हैं। 1 अपेरेंट रियल फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रही है और 2 अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रही है। तो स्टूडेंट्स हम इसको देख के बता सकते हैं कि कौन से वाली वैल्यू ज़्यादा है। कौन से वाली वैल्यू स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा नज़र आ रही है? हम लोग देख रहे हैं कि रियल जो है वो 7.56 है और जो अपेरेंट है वो हमारे पास 6.25 है। तो स्टूडेंट्स फिर क्या रिलेशन निकला हमारे पास? रिलेशन कुछ इस तरह से निकला कि हमारी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम इज़ लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स अगर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाए और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो ये इस सिनेरियो का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया जो मैंने आपको शुरू में बताया था। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फासला इस वक्त बढ़ रहा है, फासला इंक्रीज हो रहा है, इसलिए अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, वो छोटी हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रिज़ल्ट क्या निकाल सकते हैं? हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि गैलेक्सी इज़ द गैलेक्सी the galaxy the galaxy is moving away from अर्थ। हमारी जो गैलेक्सी है वो अर्थ से अवे मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास क्वेश्चन का पहला हिस्सा जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द गैलेक्सी रिलेटिव टू अर्थ। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी गैलेक्सी है वो अवे मूव कर रही है। और डॉपलर इफ़ेक्ट में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट यानी जो सोर्स है वो अगर अवे मूव कर रहा हो ऑब्जर्वर से, तो उस केस में जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, v डिवाइडेड बाय v प्लस US मल्टीप्लाइड बाय F। हम इस फॉर्मूले को सामने रखते हुए हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास जो V है ये V बेसिकली C के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइट की बात हो रही है। तो फिर ये जो ऊपर एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है इसमें जहाँ जहाँ हमें V लिखा हुआ है हम उसको C के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो F प्राइम जो हमारे पास आएगा वो बराबर आएगा C डिवाइडेड बाय C प्लस US, और साथ में स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास F के साथ। तो अब हम इसमें अगर देखें तो बेसिकली हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें US की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने एफ प्राइम जो था वो कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू हमारे पास थी 6.28 इंटू 10⁻14। ये हमारे पास इसका आंसर आया था। इसी तरह जो C है हमें पता है ये तो इक्वल होता है 3 इंटू 10⁻8 के। और अगर हम इसके डिनोमिनेटर की बात करें
तो इसमें c है जो कि 3 × 10⁸ है, और प्लस हमारे पास US है, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रिक्वेंसी के साथ जो कि ओरिजिनल थी 7.56 × 10⁻14। ये वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो रीअरेंज करते हैं इसको, ये जो डिनोमिनेटर है इसे उठा के लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं और इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं। हमारे पास आएगा 3 × 10⁸ प्लस US, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 6.28 × 10⁻14 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 7.56 × 10⁻14। ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको लिख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे पास आएगा 3 × 10⁸ प्लस US, ये आ जाएगा। और राइट साइड पे हमारे पास आएगा यहाँ पे जब हम 3 × 10⁸ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 3.61 × 10⁸ ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है। और फिर हम अगर इसे माइनस करना चाहते हैं तो US इज़ इक्वल टू 3.61 × 10⁸ माइनस 3 × 10⁸, और यहाँ से हम इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। और वो आंसर हमारे पास आता है 6.12 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास US की वैल्यू आ जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज की तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। चैप्टर नंबर 8 कंक्लूड हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।